सो हेलो एवरीवन, आज अपन लोग क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद अपना चैप्टर एंड हो जाएगा एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज भी अपन पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले इन लास्ट क्लास वी हैव लर्न कि अपन को कभी भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मेटल अगर करना रहता है तो अपन उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अपन लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पढ़ा था कि अपन जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है तो उससे वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी ब्रेक डाउन। तो अगर आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो योर सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल बी फर्दर कन्वर्टेड टू गैस। तो ये तो एक तरीका हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर आपको इंटर कन्वर्जन करना है तो। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका होता है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बीकर बनाया। इस बीकर में अपन लोगों ने एक पिस्टन कनेक्ट कर दिया। अपन लोगों ने एक पिस्टन कनेक्ट कर दिया और पिस्टन कनेक्ट करने के बाद यहां पे आपके इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यहां पे भरा हुआ है अपने जो बीकर है उसमें प्रेजेंट है गैस CO2। पिस्टन कुछ नहीं होता, पिस्टन सिर्फ एक हैंडल होता है। उस हैंडल की मदद से आप उसको कंप्रेस कर सकते हो या उस हैंडल की मदद से आप उसको रिलीज कर सकते हो और उसको ही अपन बोलते हैं पिस्टन। तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया मैंने एक बीकर में और यहाँ पे पार्टिकल्स हैं ऑफ गैस। जो गैस प्रेजेंट है वो है क्या है, CO2 है ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अपन प्रेशर में क्या लाएंगे, चेंज लाएंगे। प्रेशर में चेंज कैसे ला सकते हैं, किसी भी चीज को कंप्रेस करके या रिलीज करके। जैसे कि आप स्पॉन्ज बॉल अगर सभी लोगों ने देखी होगी तो स्पॉन्ज बॉल में जब आप स्पॉन्ज बॉल को आप कंप्रेस करते हो तो बेसिकली उसमें क्या क्रिएट करते हो, आप प्रेशर क्रिएट करते हो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस पिस्टन को थोड़ा सा दबाते हैं, क्या होगा देखते हैं। अगेन वी हैव टेकन वन बीकर। इस पिस्टन को मैं लगा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे रहेगा इस बार पिस्टन। नीचे क्यों रहेगा, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है। ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझना, है ना। जब मैंने इसको पिस्टन को थोड़ा सा नीचे लेके आया, इस पिस्टन को जब मैं थोड़ा सा नीचे लेके आया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर थे, जब गैस CO2 था उसको जब मैंने कंप्रेस किया तो पार्टिकल्स क्या हुए, एक दूसरे के थोड़े से पास में आ गए। और पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के पास में आएंगे इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर इंक्रीज हो गया तो ये जो गैस CO2 है, ये गैस CO2 इज नाउ कन्वर्टेड टू लिक्विड CO2। ये गैस CO2 जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड CO2 में। लिक्विड कैसे हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से पास पास आ चुके हैं, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में रहता है, फिर लिक्विड में रहता है, उसके बाद गैस में हो जाता है। तो ये लिक्विड CO2 अपना फ्रेम हो गया। अगर पार्टिकल्स को और ज्यादा मैं पास पास ले आऊं, मतलब इस पिस्टन को मैं और ज्यादा दबा दूं, इस पिस्टन को अगर मैं क्या कर दूं, और ज्यादा कंप्रेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, पिस्टन को मैंने
पिस्टन को मैंने और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, बिल्कुल मैंने पिस्टन जितना ज़्यादा नीचे तक कंप्रेस हो पा रहा था मैंने उतने ज़्यादा नीचे तक कंप्रेस कर दिया। तो मेरे को देखने को मिला कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ गया और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम हो गई। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया तो लिक्विड CO2 विल बी कन्वर्टेड टू सॉलिड CO2, है ना। तो अब हुआ क्या, आपको एक बार फिर से समझाता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया था, उसमें गैस CO2 डाला, गैस CO2 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। उस पिस्टन से मैंने फिर उसे कंप्रेस किया। जब मैं उस पिस्टन से उसे कंप्रेस करूंगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से और ज्यादा पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास आ गए इसका मतलब गैस जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड CO2 में। और अगर लिक्विड CO2 में जब मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया तो मैंने उसे और कंप्रेस करना चालू किया, मतलब प्रेशर मैं क्या करता जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। और ज्यादा जब मैंने उसे कंप्रेस करना चालू किया तो ये जो लिक्विड CO2 है नाउ दैट इज कन्वर्टेड टू सॉलिड CO2, है ना। सॉलिड में पार्टिकल्स इतने ज्यादा एक दूसरे के पास आ चुके हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खत्म हो चुकी है, अब वो और ज्यादा नहीं कंप्रेस हो सकता है ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड विल बी कन्वर्टेड टू गैस। लेकिन अगर प्रेशर में अपन प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड लिक्विड विल बी कन्वर्टेड टू सॉलिड अगर अपन प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक अगर आप इससे कंक्लूजन निकालना चाहें तो कंक्लूजन आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। इसका मतलब टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जब चीजें कन्वर्ट होंगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली कम क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, है ना। तो अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, if you will increase the temperature then your pressure will be decrease, क्योंकि लिक्विड में सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस और गैस में सबसे कम प्रेशर होता है ना। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। ऑब्वियसली अभी अपन लोगों ने देखा ना कि अगर अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड विल बी कन्वर्टेड टू सॉलिड। और अगर ये स्टेप हो रही है इसका मतलब प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं अपन। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस, और प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू सॉलिड। इट्स जस्ट अपोजिट, है ना। तो ये जो सॉलिड CO2 अपना बना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज करने पे, इस सॉलिड CO2 को अपन कॉमनली नेम देते हैं ड्राई आइस। इस सॉलिड CO2 को अपन नेम देते हैं ड्राई आइस। गैस CO2 में जब मैंने और ज्यादा प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड CO2 बना, लिक्विड CO2 में और ज्यादा प्रेशर बनाया तो सॉलिड CO2 बना, और ये जो सॉलिड CO2 है इसको आप बोलते हो ड्राई आइस, हाँ। कई बार इसमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है, या तो ड्राई आइस के फॉर्म में कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा, अदरवाइज कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने में आप क्या मेथड यूज कर सकते हो। एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, अगर आपको उसको लिक्विफाई करना है मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या मेथड सजेस्ट करोगे। तो यू विल सजेस्ट द मेथड दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे अपन लोगों ने दो कांसेप्ट पढ़े कि इंटरकन्वर्जन में कैसे चेंज आ सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे चेंज आएगा वो आप लोगों के सामने बोर्ड पे है, जस्ट हैव अ लुक। चलो अभी अपन लोगों ने पढ़ा
कि अगर आपको एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करना है, मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप दो तरीके कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या कर सकते हो कि यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, है ना। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो तो आपका गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दूसरा तरीका क्या पढ़ा अभी अपन लोगों ने, इंक्रीज इन प्रेशर। तो अगर आपका क्वेश्चन आया सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो आपका आंसर रहेगा देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड सेकंड इज इंक्रीज इन प्रेशर, है ना। चलो उसी से रिलेटेड अपने पास दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड आपके एग्जाम में इन दो डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन 101% आने वाली है। समझ के चलना कि पेपर का एक क्वेश्चन लीक हो चुका है, आपके पेपर में आ चुका है, आपके पेपर में प्रिंट हो चुका है। तो दो डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से समझना। पहली डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। फर्स्ट डेफिनेशन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या मतलब क्या होता है, लेटेंट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है, आप एक तरीके से कह सकते हो मिनिमम। लेटेंट मतलब होता है मिनिमम। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, ध्यान से पढ़ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion, है ना। तो amount of heat energy required, आपको मिनिमम, लेटेंट मतलब होता है मिनिमम, तो मिनिमम हीट एनर्जी आपको कितनी चाहिए कि 1 kg ऑफ सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में, है ना। मिनिमम आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए कि 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। लेकिन प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है कि बाहर जो भी आपका नॉर्मल प्रेशर है, बाहर जो भी आपका नॉर्मल प्रेशर होता है जो आपके ऊपर रहता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर या ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आने चाहिए, और अगर प्रेशर में कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आएंगे, है ना, कंडीशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर प्रेशर में कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आए तो उस नॉर्मल प्रेशर पे कितनी आप उसको मिनिमम हीट एनर्जी दोगे कि जो आपका 1 kg ऑफ सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। 1 kg अपन ने एक स्टैंडर्ड मास ले लिया है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid, 1 kg of solid को liquid में convert करने के लिए कितनी heat energy लगेगी at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion। atmospheric pressure में वो जो atmospheric pressure है उसमें कोई भी change नहीं आना चाहिए। Similarly एक और terminology आपके पास निकल के आई, that is latent heat of vaporization। latent मतलब minimum, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट विल बी सिमिलर, ऑब्वियसली इट विल बी सिमिलर टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि 1 kg ऑफ लिक्विड को उसके वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने में कितनी मिनिमम एनर्जी अपन को चाहिए, हीट एनर्जी कितनी मिनिमम चाहिए कि वो जो आपका लिक्विड है वो गैस में भी कन्वर्ट हो जाए और टेम्परेचर में कोई चेंज भी ना है। तो सर यहाँ पे हमारे दो डाउट हैं। सबसे पहला डाउट तो ये है बहुत इजी सा कि 1 kg ऑफ लिक्विड क्या होता है, लिक्विड केजी में कैसे हो सकता है। तो भाई बिल्कुल हो सकता है, ये जो लिक्विड है ना ये 1 kg उसका एक्चुअल मास है कि वो जो भी लिक्विड आपके पास प्रेजेंट है उसका एक्चुअल मास कितना है वो कैसे निकालोगे, वो एक्चुअल मास तो केजी में निकलेगा ना, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, पहला डाउट आपका क्लियर होता है, इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट राइज इन टेंपरेचर।
जहाँ आता है आपका दूसरा डाउट कि सर अगर हीट एनर्जी में चेंज आ रहा है, सॉरी अगर अपन मिनिमम हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करवाएंगे तो टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आएगा? आप हीट एनर्जी तो प्रोवाइड करवा रहे हो, टेम्परेचर में भी चेंज आना चाहिए ना? नहीं, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको मिनिमम हीट एनर्जी देनी है, और जब आप मिनिमम हीट एनर्जी दोगे तो वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। किस चीज में यूटिलाइज हो जाएगी? उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। आप कितनी भी हीट एनर्जी दे दो, लेकिन वो हीट एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में यूटिलाइज हो जाएगी, और जब तक वो यूटिलाइज हो रही है जब तक आपका टेम्परेचर उस सब्सटेंस का नहीं बढ़ेगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाएंगे तब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर विल बी हायर, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम हीट एनर्जी दो कि वो जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट भी हो जाए और पूरी की पूरी हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में, तो आपका टेम्परेचर जो है वो राइज भी ना हो। और इसको आप बोलते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन टर्म छोड़ा है, ये अंडरलाइन टर्म आप फुलफिल कर लेना अपनी नोट्स की कॉपी में जब आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ जाए। और अगर जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक यहाँ पे आप वेपराइजेशन नहीं लिखोगे। जब आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ जाए आप ये फिल इन द ब्लैंक्स को फुलफिल कर लीजिएगा, है ना? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ फ्यूजन में क्या है? फ्यूजन में अपन कन्वर्ट करते हैं 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिनिमम हीट एनर्जी आपको देना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? 1 kg ऑफ लिक्विड को अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें? गैस में, और 1 kg ऑफ लिक्विड को जब अपन गैस में कन्वर्ट करेंगे तब भी आपको मिनिमम हीट एनर्जी ही देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं आना चाहिए। तो वेपराइजेशन में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट और फ्यूजन में सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो ये दो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आई हैं आपके सामने। आप एक बार इस पे लुक ले लीजिए एंड इसके बाद अपन लोग इसके बेसिस पे ग्राफिकल क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। चलो सपोज यहाँ पे आप लोगों के पास एक ग्राफ आता है। ये जो ग्राफ है दिस इज टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ऑब्वियसली ये आपकी जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे आपका टाइम रहेगा और ये जो आपकी वाई एक्सिस है उसमें टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि अपन को पता है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है, वाई एक्सिस पे हमेशा वेरिएबल वैल्यू आती है। तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर चेंज होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम आपका रहेगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट ही रहता है ना, यूनिफॉर्म रहता है। तो अब आपको ये ग्राफ को स्टडी करना है और इस पैटर्न को आपको एक्सप्लेन करना है। We have to study this graph with respect to the time with function of time। अपन को इसको स्टडी करना है। तो कैसे स्टडी कर सकते हैं? मैंने आपसे पूछा कि इस ग्राफ को स्टडी करने में आपने क्या ऑब्जर्व किया? At OA, at point A, from A to B, at point B, B to C, and at point C। आपने क्या स्टडी किया? बहुत सिंपल समझना है, बहुत इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। O से A जब आप देखोगे तो टाइम के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर सपोज O पे ऑब्जेक्ट जो था वो था सॉलिड, है ना? तो O से A आपका टाइम के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉलिड जो है वो हीट एनर्जी को गेन कर रहा है, और जब वो गेन करेगा तो वो धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अपन इसको O2A में अगर आप मेरे से पूछें तो O2A में आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द पॉइंट O टिल द पॉइंट A। एट पॉइंट A a solid starts to change into liquid, है ना? पॉइंट A पे क्या हुआ? पॉइंट A पे जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया, और A to B आपका टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी अपन लोगों ने पढ़ा है कि जब सॉलिड पूरी की पूरी हीट एनर्जी कन्वर्ट, पूरी की पूरी हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है, किस चीज में यूटिलाइज होती है? उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, है ना? तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा। तो A to B क्या हो रहा है? पूरा का पूरा सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। एट पॉइंट B सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है ना?
तो चलो यहाँ पॉइंट बी पे सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, हो चुका कन्वर्ट। अब पॉइंट बी पे जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फिर टाइम बढ़ते जा रहा है, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब अब वो फिर से हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, और वो हीट एनर्जी पॉइंट सी पे जाके फिर से क्या हो गया, एट पॉइंट सी वो जो लिक्विड है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब गैस में कन्वर्ट हो गया तो गैस के बाद तो कोई स्टेट ऑफ मैटर बची नहीं, पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर दूर हो गए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा ही नहीं। तो सी के बाद टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाते जाओ, तो कितने भी देर तक कितने भी टाइम पीरियड में टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, मतलब पूरी की पूरी हीट एनर्जी यूटिलाइज हुई किस चीज में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में। तो पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, और फिर उसने हीट एनर्जी गेन करी, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया, और सी पॉइंट पे वो फाइनली गैस में कन्वर्ट हो गया था, और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। सो दिस इज सैंपल क्वेश्चन एंड स्टडी ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ, है ना। फिर से एक बार लास्ट टाइम इसको समराइज कर रहा हूँ कि O से A टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सॉलिड एनर्जी गेन कर रहा है। एट पॉइंट A उसने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर ली, और वो हीट एनर्जी को वो यूटिलाइज कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो यहाँ पे A to B टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। B पे अब वो ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद उसने फर्दर हीट एनर्जी गेन करी, और फर्दर हीट एनर्जी गेन करके B2C आपका टेम्परेचर राइज हुआ। फिर एट पॉइंट सी पूरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो गए, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद उसके पार्टिकल्स एक दूसरे बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए, तो अब फर्दर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो पॉइंट सी के बाद जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये था आपका स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर ग्राफ। इसके बाद आप लोग लास्ट टॉपिक अपन लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है वो प्रीवियस क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एवापोरेशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद अपना चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। We will practice some numericals over this, we will practice some questions over this, and we will move on to physics, that is motion. So just have a look on this. Thank you.